चलिए, so today we are going to cover the last portion of commercial banking which is other functions, and उसके बाद मैं importance of banking के बारे में कुछ points discuss करूंगा, और उसके बाद end हम लोग करेंगे with what are the important points that one has to keep in mind. तो सबसे important चीज है कि क्या क्या वो other functions होते हैं, इनको हमने बहुत डिटेल में कैप्चर नहीं किया था. What are the other functions that are offered by commercial banks today? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्या चीजें हैं जो कमर्शियल बैंक्स हमको ऑफर करते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस. प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस में ये है कि आपको अकाउंट खुलवाना, अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स, आपको लोन्स देना, आपको एजेंसी फंक्शंस प्रोवाइड करना, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस, मनी ट्रांसफर करना, राइट, ये सब चीजें, फॉरेन एक्सचेंज में डील करना सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं. तो इन सब चीजों को तो वो करते ही हैं. इसके अलावा आज की डेट में कमर्शियल बैंकिंग मॉडर्नाइज हो गई है, डिजिटाइज हो गई है. बहुत सारी ऐसी फंक्शंस बैंक्स करने लगे हैं जो मॉडर्न है, डिजिटल है इन नेचर. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और डिजिटल फीचर है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, जिसमें आप भुगतान कर सकते हैं, लोगों के साथ अपने अकाउंट्स को सेटल कर सकते हैं. ऐसे फंक्शंस जो हैं बहुत आसानी के साथ बहुत इजी प्रोवाइड करती हैं. और आज की डेट में जब हम इस कोविड-19 सिचुएशन से गुजर रहे हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं. क्योंकि आप कहीं पर भी बाहर जाइए पेमेंट करने के लिए, छोटी दुकानों का तो मुझे नहीं पता है, बट थोड़ा बहुत भी मीडियम साइज का बिजनेस है, लोग प्रेफर कर रहे हैं कि आप उनको नोट न दें. छोटी दुकानों में भी कई जगहों पर लोग कह रहे हैं कि आप फोन पे या एयरटेल बैंक या फिर कोई और तरीके का, या पेटीएम या अमेजॉन यूज करके, उनके पास क्यूआर कोड्स होते हैं, और उसको यूज करके आप पेमेंट करिए. कैश एक्सचेंज मत करिए, क्योंकि वो जो करेंसी नोट्स हैं वो इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं. तो इसमें जो है एनी टाइम कैश यानी एटीएम की बहुत बड़ा रोल इंडियन इकोनॉमी के अंदर एटीएम्स का है, बहुत बड़ा. और हिंदुस्तान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जो सबसे ज्यादा एटीएम्स प्रोवाइड करता है. और ये अकेला ऐसा बैंक है जिसके कई एटीएम्स आपको रेलवे स्टेशन के बाहर मिलेंगे, और बहुत छोटे रेलवे स्टेशन के बाहर भी इनका आपको एटीएम मिल जाएगा. बहुत छोटे रेलवे स्टेशन का, जिसमें कुछ कम ट्रेन रुकती हैं, बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं है स्टेशन को, उसके बाहर भी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मिल जाता है. तो एनी टाइम कैश एक बहुत बड़ी सुविधा है जो बैंक में सबसे बड़ा फायदा ये करती है बैंक को, कि बैंक के अंदर लोगों का फुटफॉल कम हो जाता है. पीपल आर नॉट सपोज्ड टू गो टू बैंक्स टू विड्रॉ कैश. दे कैन यूज देयर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड टू विड्रॉ कैश फ्रॉम द एटीएम, व्हिच इज कॉल्ड एनी टाइम कैश मशीन. तो ये एक बहुत बड़ा फेरबदल, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया पिछले 15-20 सालों में हिंदुस्तान के अंदर, जो कि एटीएम्स में हम लोगों ने डील करना शुरू किया. तो ये एक मैंने एग्जांपल आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इसका इसलिए दिया था क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटीएम्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिंदुस्तान के. दूसरा है, ये लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की सुविधा देते हैं. तो ये भी एक बहुत ही कन्वीनियंट बैंकिंग का एग्जाम्पल है, जिसमें अगेन आपको बैंक में जाकर के कैश बुक लेकर के या फिर परचेज वो चेकबुक के थ्रू ट्रांजैक्शन करने की बजाय, जैसे आप एटीएम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारी मशीन्स यूज की जाती है, बहुत सारी मशीन्स यूज की जाती है. और वो मशीन्स किस तरह से इस्तेमाल होती हैं कि आप कहीं पर जाइए, जैसे पेट्रोल पंप आप जाते हैं, तो वहां पर एक पॉज मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोलते हैं, एक छोटी सी ब्लैक कलर की डिवाइस होती है. उसके अंदर वो आपका कार्ड को पंच करता है, आपसे आपका पिन लेता है डेबिट कार्ड का, और आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट होकर के पेट्रोल पंप को चली जाती है. तो ये बहुत कन्वीनियंट बैंकिंग सेटलमेंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. सेटलमेंट सिस्टम में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जो मशीन है वो एक पर्टिकुलर बैंक अवेलेबल कराता है वेंडर्स को. जैसे पेट्रोल पंप, कपड़े की दुकान, मॉल के अंदर जाइए, रेस्टोरेंट्स, सबके पास मशीन होती है, पॉज मशीन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन. उस मशीन में आपका कार्ड लगता है, वो एक पर्टिकुलर बैंक की मशीन होती है. जब आपका कार्ड उसके अंदर लगता है तो वो मशीन एक पर्टिकुलर बैंक में उस वेंडर का, उस रेस्टोरेंट का, उस पेट्रोल पंप का अकाउंट होता है, उससे लिंक्ड होती है वो मशीन. जैसे ही आप उसके अंदर अपना कार्ड लगाते हैं, आपके डेबिट कार्ड के अंदर जो बैलेंस है, उस बैलेंस में से अमाउंट डिडक्ट होकर के उस मशीन के ट्रांसफर से उस वेंडर के अकाउंट में पहुंच जाती है, उस बैंक के अंदर. एक्चुअल में उसको कैश नहीं मिलता है, ही हैज टू गो टू द बैंक एंड विथड्रॉ कैश.
and maybe he has his own debit card and credit card and he has his own payment applications to use that particular account. तो ये एक बैंक टू बैंक ट्रांसफर है, सेफ भी है, चोरी के चांसेस कम है, थ्रेट बहुत कम है, आपको बहुत ज्यादा कैश लेकर के जेब में नहीं चलना। मान लीजिए कि आप 3-4 हजार रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं और उस दिन कहीं पर जाकर के आप किसी जगह बड़ा पेमेंट आपको 10-15 हजार का करना है, तो आइडियली यू हैव टू कैरी 20,000 रुपीज का कैश लेकर के आपको चलना है। तो थ्रेटनिंग है, कोई आदमी आपको परेशान कर सकता है, लूटपाट हो सकती है। लेकिन अगर आप एक डेबिट कार्ड रखते हैं तो आपको इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना, केवल एक छोटा सा डेबिट कार्ड लेके जाना है, पेट्रोल पंप पे पेमेंट करना है, और जहां पर जाकर के आपको किसी आदमी को पेमेंट करना है उसको आप डेबिट कार्ड के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। सेम आप आ जाइए अगर इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में, तो इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग कुछ नहीं है, आपका अकाउंट वर्चुअली आपके सामने खुल जाता है। अब एक तरीका ये है कि आप बैंक चले जाइए और बैंक जाकर के आप पूछिए कि जी मेरा बैलेंस क्या है, लोन का स्टेटस क्या है, और मेरे क्रेडिट कार्ड में कितना पेमेंट बाकी है, मुझे बताइए। तो वो आपको नहीं दिखाएगा कुछ, आपको पढ़ पढ़ के अपने कंप्यूटर में से बताएगा। बैंक में आपने देखा हुआ है काउंटर होता है, काउंटर के सामने आप खड़े होते हैं, पीछे की साइड एक एम्प्लॉय बैठ करके आपको अपने कंप्यूटर में से देख के सब इंफॉर्मेशन देता है। ही डजंट शो यू द कंप्यूटर। लेकिन अगर आप इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें आपको वर्चुअल एक्सेस ऑफ योर अकाउंट होता है। इसमें आपको साफ साफ दिखाई देता है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपने कितने ट्रांजैक्शंस किए एक महीने में, छोटा स्टेटमेंट मिल जाता है आपको, लॉन्ग स्टेटमेंट मिल जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल पुराना स्टेटमेंट मिल जाता है, आपको कोई चेक का पेमेंट रोकना है वो ऑप्शन मिल जाता है, आपको किसी को पेमेंट करनी है, मनी ट्रांसफर करना है वो मिल जाता है, लोन का पेमेंट, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा सेविंग्स स्कीम्स जितनी बैंक की होती है वो सारी और इंटरनेट बैंकिंग में अवेलेबल है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, विदाउट विच यू विल नॉट बी एबल टू सी योर बैंक वर्चुअली, बैंक अकाउंट वर्चुअली। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के अंदर एक बहुत मेजर डिफरेंस ये है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर एक एप्लीकेशन बैंक बना करके दे देगा जो इंटरनेट बैंकिंग के कंपैरिजन में लाइटर वेट की होगी, हल्की होगी। सारी फंक्शनिंग जो इंटरनेट बैंकिंग के अंदर होती है वो सारी नहीं होंगी मोबाइल बैंकिंग में, कुछ होंगी। आप बैलेंस देख सकते हो, छोटा सा स्टेटमेंट देख सकते हो, कुछ लोगों को मनी ट्रांसफर कर सकते हो, राइट? इस तरीके की चीजें 4-5-10 फीचर्स होंगे। इंटरनेट बैंकिंग के अंदर आपका पूरा का पूरा अकाउंट होगा। म्यूचुअल फंड खोलना है आपको, डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कराना है, वो भी अवेलेबल है फैसिलिटी। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोलना है, कोई सेविंग्स अकाउंट खोलना है, कोई भारत सरकार की योजना के अंदर आपको रजिस्टर करना है, सब इंटरनेट बैंकिंग के अंदर मिलेगा। मोबाइल बैंकिंग के अंदर इनमें से सारी चीजें नहीं मिलेंगी, कुछ प्राइमरी चीजें मिलेंगी। एफडी खोल लीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट खोल लीजिए, इस तरीके की चीजें आपको मोबाइल बैंकिंग के अंदर मिल जाएगी। यूपीआई एंड लिंकिंग ऑफ पेमेंट एप्लीकेशंस लाइक Amazon एंड पेटीएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बैंक आज की डेट में एक तरीके का यूनिक पेमेंट सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपका बैंक अकाउंट Amazon से और पेटीएम से आप आसानी से लिंक कर सकते हैं। लिंक करने का मतलब जब भी आप Amazon को यूज करोगे तो आपका बैंक अकाउंट पीछे से एक्टिव रहेगा, आप जो पेमेंट करोगे वो Amazon में आपके बैंक अकाउंट के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा, या आप अपने बैंक अकाउंट का यूज करके Amazon के वॉलेट के अंदर पैसे ऐड कर सकते हैं, पेटीएम के वॉलेट के अंदर आप अपना बैंक अकाउंट यूज करके पैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके की इंटीग्रेशंस जो है, मोबाइल बैंकिंग अलग तरीके के, वो केवल अगर मेरा अकाउंट मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो मोबाइल बैंकिंग मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मिलेगी। लेकिन जो यूपीआई एंड पेमेंट एप्लीकेशंस लाइक Amazon एंड पेटीएम है, ये Amazon और पेटीएम से आपके बैंक अकाउंट को लिंक किया जा रहा है। ये अलग एप्लीकेशन है, ये थर्ड पार्टी अलग एप्लीकेशन है, मोबाइल बैंकिंग एक अलग एप्लीकेशन। तो ये फंक्शंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैंकिंग आज भी इनको अदर फंक्शंस ही मानती है, क्योंकि बैंक का पहला फंक्शन है अकाउंट खोलना, डिपॉजिट करवाना और उसके बाद लोन। इनके बगैर ये जितने फंक्शन स्क्रीन के ऊपर अदर फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये यूजलेस है। आपका अकाउंट ही नहीं खुलेगा आपके बैंक अकाउंट में। कोई कस्टमर अगर बैंक अकाउंट नहीं खोलता है तो उसको आप डेबिट क्रेडिट कार्ड कैसे दोगे? विदाउट एन अकाउंट यू विल नॉट ऑफर क्रेडिट कार्ड।
मैं आज भी डेट में मैं आपको बता देता हूं, जब कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है फ्री, आप ले लीजिए फ्री क्रेडिट कार्ड, आप जैसे ही एप्लीकेशन भरने लगेंगे वो पहले आपको अकाउंट खोलने की एप्लीकेशन देगा, उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन देगा। उसकी वजह ये है कि वो 10 फीचर समझाएगा कि आप डिपॉजिट कर लीजिए हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए का, उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, पेमेंट भी इसी अकाउंट से होती है। दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ गिविंग क्रेडिट कार्ड इज, बेसिकली गिविंग यू अ लोन। क्रेडिट कार्ड क्या है, कोई बैलेंस थोड़ी होता है क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट की तरह, डेबिट कार्ड की तरह काम नहीं करता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इज कि आप एक 50-60 हजार, 1 लाख 2 लाख रुपए को यूज कर लीजिए कहीं पर भी उधार की तरह, और 50-55 दिन के अंदर इस पेमेंट को बैंक को वापस कर दीजिए। इट्स अ काइंड ऑफ करंट अकाउंट, जैसे बिजनेस के अंदर करंट अकाउंट होता है, ओवरड्राफ्ट की तरह क्रेडिट कार्ड काम करता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि विदाउट हैविंग अ डिपॉजिट, a banking organization, a commercial bank will not be able to offer anytime cash, credit card, debit card, internet banking, mobile application और UPI और linking और applications, कुछ भी नहीं दे सकती। इसलिए आज भी ये बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, बहुत बड़ा फंक्शन बन चुका है, उसके बावजूद हम लोग ये मानते हैं कि ये अदर फंक्शंस हैं, क्योंकि प्राइमरी फंक्शंस बैंक के वही। Any questions on this? अब और क्या अदर फंक्शंस हैं? एक्सेप्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंज एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब आप कोई बिल्स पेएबल या बिल्स रिसीवेबल आपके पास होता है, आप बैंक के पास जाते हैं, क्योंकि वो नोटेड होता है बिल, आप बैंक के पास जाते हैं, मुझे इसका पेमेंट एडवांस में चाहिए, अभी कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया है, तो बैंक उसको एंडोर्स करके उसका पेमेंट आपको कर देता है, और उसके बाद आप उस पेमेंट को रिसीव करके बैंक में जमा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को उधार सामान बेचा, उसने आपको उसके बदले में एक बिल दे दिया कि भाई मैं आपको 15 दिन के बाद पेमेंट कर दूंगा। उस बिल को आप बैंक में ले गए और आपने कहा कि आपको 10 दिन में ही पेमेंट चाहिए, आपको जरूरत है पैसों की, तो बैंक उस बिल को डिस्काउंट कर देता है। डिस्काउंट का मतलब 10,000 रुपए का बिल है तो आपको 9,950 रुपए देके 50 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेता है, और उस बिल को एंडोर्स कर देता है कि अब ये बिल का पेमेंट मुझे होगा। तो जब आपके पास पेमेंट आ जाएगा 10,000 रुपए का, तो उसको आप बैंक में दे देते हैं वापस कि आपने क्योंकि मुझे टाइमली पेमेंट कर दिया था, सो आई एम रिटर्निंग दिस अमाउंट। दिस इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटिंग। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस टू कस्टमर्स ऑन डिमांड, बहुत सारे बैंक्स, ज्यादातर बैंक्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स, फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजर्स आज की डेट में रखते हैं, जो ग्राहकों को उनकी मांग के हिसाब से, कि भाई ग्राहक अगर मांगता है, कस्टमर कहता है कि हमें आई नीड असिस्टेंस, तो उसको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, फाइनेंशियल सेविंग के बारे में एडवाइस करता है, कहां पे आपको सेव करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें बताता है। कीपिंग अप टू डेट रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर्स इंक्लूडिंग नो योर कस्टमर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर है अदर फंक्शंस के अंदर। इनफैक्ट ये सबसे ऊपर आता है कि बैंक को हर 6 महीने में एक बार नो योर कस्टमर, मतलब KYC अपने कस्टमर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करके अपडेट करनी है, जैसे उनका मोबाइल नंबर, जैसे उनका एड्रेस, और उनके अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अगर उनके अकाउंट के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए है और हर महीने मेरी अकाउंट में 10,000 रुपए आते थे, वही खर्च होते थे, अचानक से मेरे अकाउंट में 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए अगर आने लगते हैं, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पता करे कि ये 20-25 लाख रुपए कहां से आ रहे हैं और इसका क्या करना चाहिए, क्या इसका कोई अलग सोर्स है, बैंक पता करे। तो ये चीजें जो है बैंकों को अपने पास कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखना होता है, शेयर नहीं करना होता है, केवल RBI के साथ शेयर होता है ये रिकॉर्ड। तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है कि बैंक्स अपने पास रिकॉर्ड्स को अप टू डेट रखें। Providing information regarding financial position of the bank and details of comparison with leading trends in banking sector. सबसे पहली चीज, बैंक अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी बैलेंस शीट सारे कस्टमर्स के साथ शेयर करें, ये बैंक का एक फंक्शन है। और दूसरा, वो ये भी बताए लोगों को, अपने कस्टमर्स को, कि कैसे वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्लेस्ड है कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। बाकी जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बताए कि बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा काम कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया कैसा काम कर रहा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कैसा काम कर रहा है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस HDFC बैंक वर्सेस ICICI बैंक कैसी ट्रेंडिंग है, कितने अकाउंट्स हैं, कितने डिपॉजिट्स हैं,
मेरी फाइनेंशियल कैपिटल कितनी है, उनकी फाइनेंशियल कैपिटल कितनी है, मेरे में रिटर्न्स कितने हैं, उनके में रिटर्न्स कितने हैं, इस तरीके के डेटा को वो लोगों के साथ शेयर करें। लास्ट फंक्शन विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज प्रोडक्ट लॉन्चेस। प्रोडक्ट अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को बैंक्स लॉन्च करें और अलग अलग तरीके की चीजें बैंक कस्टमर्स को टाइम टू टाइम अवेलेबल करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रिसेंटली आप लोगों ने अगर कभी नोटिस किया हो तो एक नई तरीके की चीज शुरू हुई है विच इज EMI ऑन डेबिट कार्ड। ये एक नया प्रोडक्ट है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड खर्च करके कोई टीवी, फ्रिज या कोई महंगा आइटम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से खरीद सकते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स पर, और उसके बाद उस अमाउंट को आप पेमेंट करते वक्त बोलिए डेबिट कार्ड EMI, तो वो कन्वर्ट करेगा बैंक बैकएंड में कि डेबिट कार्ड के ऊपर EMI बना देगा। मतलब आपको एक साथ 20,000 25,000 रुपए पेमेंट नहीं करना है, बल्कि 6 महीने या 9 महीने जो आपने चूज किए उसमें 3,000, 2,000, 4,000 जो आपने चूज किया उसके हिसाब से अमाउंट जैसे लोन की तरह कटेगा। पहले केवल ये फैसिलिटी क्रेडिट कार्ड पे होती थी, अब डेबिट कार्ड पे मिलने लगी। तो इस तरह से नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना जो है वो बैंक करता रहता है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर्स और द इजीनेस ऑफ कस्टमर्स। तो ये चीजें जो है अदर फंक्शंस के अंदर हम। एनी क्वेश्चंस ऑन अदर फंक्शंस? एनी क्वेश्चंस? ओके, ये मैंने एक छोटी सी लिस्ट आप लोगों को दिखाई है टॉप कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। तो अगर आप बिल्कुल रैंकिंग वाइज हैं कि जिसके सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं, डिपॉजिट कस्टमर्स, लोन कस्टमर्स नहीं, डिपॉजिट कस्टमर्स, उनके हिसाब से मैंने आपको, और ब्रांचेस के हिसाब से आपको, पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स में देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। ये वो बैंक्स हैं जो नंबर ऑफ कस्टमर्स और नंबर ऑफ ब्रांचेस के हिसाब से सबसे ज्यादा है। तो ये बिल्कुल सीरियल में है। प्राइवेट सेक्टर में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड देन फेडरल बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक एंड बंधन बैंक। ये एक सोचिए, मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक और है नहीं। बाकी जो भी है वो बहुत कम ऑपरेशन स्केल वाले बैंक्स हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया तक, अक्रॉस इंडिया इतनी ही बैंक्स का पकड़ है। बट अगर आप कैपिटल वाइज और प्रॉफिट वाइज देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स में HDFC बैंक थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। टॉप कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो इंडिया में ये। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक? देखिए, हमने बहुत डिटेल में कमर्शियल बैंक्स के बारे में डिस्कशन किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन किया है। क्या करती है बैंकिंग किसी भी देश के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए, या ग्लोबल अगर आप देखें तो बैंकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली चीज, इट फ्यूल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसका सबसे बेसिक रीजन ये है, और मैं इसको इंडिया के रेफरेंस में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। हिंदुस्तान की बहुत पहले से ही आदत है, एज अ कंट्री वी हैव अ हैबिट ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स की आदत है हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा, और शायद मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि शुरू से हिंदुस्तान के अंदर एक कॉन्सेप्ट रहा है कि जो भी लोग अर्न करते हैं वो 10% अपनी सैलरी का 15% जरूर कहीं निकाल करके छिपा के रख लेते हैं, चाहे वो बैंक में रखे चाहे वो घर में रखे। और ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत ताकतवर अप्रोच है हिंदुस्तान की, अननोन। तो ये, इससे फायदा क्या होता है? जब आप कोई पैसा इस तरह से छुपा के, बचा के सेविंग्स में रखते हैं, और अगर आप मान लीजिए उसे बैंक में रख देते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रख देते हैं, तो एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वहां से ये नेशन की इकोनॉमी में आ जाता है। इकोनॉमी में आने के बाद ये इन्वेस्ट हो जाता है पैसा। अगर मान लीजिए आप LIC में सेविंग करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, आप म्यूचुअल फंड्स में शेयर पैसा डालते हैं जो अल्टीमेटली शेयर मार्केट में चला जाता है और बहुत सारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है, उनकी शेयर वैल्यू बढ़ती है, उनके पास कैपिटल ज्यादा आती है और वो लोग और फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। अगर आप बैंक्स के अंदर छोटी सेविंग्स करते हैं तो बैंक्स उसका फायदा उठा के लोन्स देते हैं, डिपॉजिट के ऊपर लोन्स मिलते हैं। लोन्स मिलने से जिन लोगों, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको बहुत फायदा होता है। वो नए प्लांट सेटअप करते हैं, वो नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की वजह से मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेट होते हैं, बहुत सारे लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं,
एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है और फर्दर बिजनेसेस एस्टैब्लिश होते हैं। तो ये एक बैंकिंग सिस्टम की वजह से इंडिया के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ है। ये जो जाल एक पिछले 6-7 डेकेड्स में, दशकों में जो जाल बिछाया गया है बैंकिंग का, उसकी वजह से डेवलपमेंट बहुत अंदर तक इंडिया में रूरल एरियाज तक पहुंच पाए। पहले जो लोग सेविंग्स किया करते थे अपने घर में, अब वो कोशिश करते हैं कि उसको बैंक में रखा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कि आपकी कंट्री में बैंकिंग सेक्टर होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सेक्टर होना चाहिए। अब इसका एक फ्लिप साइड, एक रिवर्स साइड भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग को सबको पता है 2016 में हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, सबको पता है, नोटबंदी जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक। नोटबंदी की वजह से जो एक बड़ा नुकसान हुआ, फायदे जो हुए वो तो बहुत क्लियर नहीं है कि उससे क्या फायदा हुआ, अभी तक क्लैरिटी नहीं आ पाई है कि फायदे के लिए। जो बड़े नुकसान हुए वो ये हुए कि जिन लोगों ने अपने घरों में 1-1, 2-2 लाख रुपए सेव करके रखे थे, उन्हें बैंक में लाके उन पैसों को जमा करना पड़ा। और आपको पता है, अगर आप घर में जहां पे पैसे छुपा के रखते हैं तो वो भूल जाते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े अमाउंट लोगों के घर से निकल कर आए। और ज्यादातर जो है हाउस वाइफ्स ने, छोटे लोग जो घरों में काम करने वाले आते हैं हम लोगों के, उन लोगों के घरों में बैंकिंग सिस्टम में डर होता है कि भाई बैंक में नहीं रखेंगे, सरकार का पैसा, तो सरकार कहीं छीन ना ले पैसा। उन लोगों को अपने पैसे ला करके बैंक में डालने पड़े और उसके बाद बैंक अकाउंट रखने की जो कंडीशंस होती हैं उसके चलते कुछ पैसे कट गए, कुछ पैसे खर्च हो गए। तो लोगों का ऐसा मानना रहा और इकोनॉमी के अंदर उसका इफेक्ट दिखाई पड़ा कि जो सेविंग्स सरकार के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी वो बाहर आ गई, निकलकर ओपन इकोनॉमी के अंदर आ गई। तो इन्फ्लेशन से जो डील करने की इंसान की ताकत थी हिंदुस्तान के अंदर, वो कमजोर हो गई। इन्फ्लेशन का मतलब आज अगर 10 रुपए किलो अनाज मिलता है, कल 15 रुपए किलो मिलता है, 4 साल बाद वो 50 रुपए किलो मिलता है। तो ये जो डिफरेंस आता है, ये आदमी अपनी सेविंग्स से डील करता है कि इसमें आप वो थोड़ी मदद ले ले, अपनी सेविंग्स से पैसा निकालकर महंगाई से निपटने की कोशिश करता है। ये हिंदुस्तान की यूनिक स्ट्रेंथ थी। इस स्ट्रेंथ को खत्म करने की कोशिश की गई नोटबंदी से। अननोइंगली, सरकार को आइडिया नहीं था कि ये स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, और वो खत्म हुई। लोगों की सेविंग्स बैंक में आ गई और बैंक में आते ही वो सेविंग खर्च होनी शुरू हो गई। और खर्च होनी भी कुछ इस तरह से शुरू हुई कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बैंक्स में रिसेंटली क्राइसिस हो गया, आदमी डिपॉजिट लेने के लिए बैंक में गया और उसको बोला गया कि आपको 1 लाख नहीं देंगे, हम 50,000 देंगे, 10,000 देंगे, 5,000 देंगे। इस तरीके की सिचुएशन बैंक्स में, कुछ बैंक्स में पैदा हो गई। तो बैंक की इंपॉर्टेंस इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि बैंकिंग के अंदर पैसा होगा तभी इंपॉर्टेंट है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर पैसा हो, चाहे वो आपके घर में हो, सेविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बैंक ने सेविंग की हैबिट डेवलप करने में हेल्प करी। स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इनेबलर ऑफ ग्रोथ इंजन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक जो है फाइनेंशियल सिस्टम को खड़ा करने का के रूट में, हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम को आगे बढ़ाने में बैंकिंग का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया था कि भारत सरकार के और राज्य सरकारों के अकाउंट होते हैं, जहां से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो पैसा सैंक्शन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपने अकाउंट से राज्य सरकार में ट्रांसफर करती है और राज्य सरकार अपने अकाउंट से, आरबीआई के अकाउंट से अलग अलग कमर्शियल बैंक्स में ट्रांसफर करता है। जैसे सब्सिडी है, किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान भारत योजना है जिसमें एक परिवार में किसी को अगर सीरियस इलनेस है तो 5 लाख रुपए तक की हेल्प करती है सरकार। तो ये पैसे ऐसे चैनलाइज होते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर इस पूरे काम को, इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर को बैंकिंग सेक्टर चला रहा है। तो रूट में बैंक है, तो इसको हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। प्रमोट्स इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। ऑब्वियसली आपके घर के अंदर जो बिजनेसेस चल रहे हैं उनकी आपस में जो ट्रेडिंग है, पेमेंट ट्रांसफर है, फॉरेन ट्रेड का मतलब जो विदेश से हम माल मंगाते हैं और विदेशों को माल बेचते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें भी जो हैं वो बैंकिंग के थ्रू हो रही है। प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी टू मॉनेटरी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आरबीआई। बैंकिंग की वजह से जितने ज्यादा बैंक हैं, जितने ज्यादा अकाउंट्स हैं, उसकी वजह से जो मॉनेटरी सिस्टम है वो बहुत इलास्टिक है इंडिया में। बहुत आसानी से करेंसी गांव तक अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द सिस्टम
established by banks and administered by Reserve Bank of India. Huge encouragement to savings and investments. मैंने बताया आपको सेविंग तो होती ही है बैंक में, इन्वेस्टमेंट करने के भी अलग-अलग संसाधन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं. चैनल्स कैपिटल प्रोडक्टिव और आइडल सेविंग प्रोडक्टिव इन इकोनॉमी. जो आइडल का मतलब जो खराब पड़ी हुई, जो बेकार पड़ी हुई सेविंग्स है, उसको अगर आप बैंक में लगाते हैं तो बैंक उसको चैनलाइज करता है कि वो कैपिटल इंटेंसिव कामों के लिए, प्रोडक्शन के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर के इन्वेस्ट हो और उससे जो है इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. उसके अंदर हम लोग सोचते हैं कि यार हमारे 10,000 रुपए की सेविंग से बैंक क्या कर रही है, लेकिन आप सोचिए अगर एक बैंक में 1 करोड़ खाते हैं और हर खाते में मान लीजिए एवरेज 1 रुपया भी है तो 1 करोड़ रुपए सेविंग होती है. तो वो 1 करोड़ रुपए कैन बिकम अ कैपिटल फॉर अ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज टू ग्रो. 1 करोड़ रुपए कैपिटल बन सकती है किसी के लिए. 10-10 लाख रुपए के 10 ऑर्गेनाइजेशंस बन सकते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्शन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, रिसोर्सेज जनरेट करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे और आगे जो सामान बिकेगा तो इकोनॉमी में यूटिलिटी क्रिएट होगी, फर्दर डिमांड जनरेट होगी और डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी में. तो ये बैंक की इंपॉर्टेंस है कि वो चैनलाइज करता है जो सुस्त पड़ी हुई प्रोडक्टिव सेविंग्स है उसको कैपिटल सेविंग्स में कन्वर्ट करता है. पेमेंट इनेबलमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफ कैशलेस इकोनॉमी. इसको समझाने की जरूरत नहीं है, अदर फंक्शंस में भी मैंने समझाया कि सरकार नोटबंदी के थ्रू ये हासिल करना चाहती थी, कैशलेस इकोनॉमी हासिल करना चाहती थी, जो वो संभव नहीं कर पाई. और इस वक्त जो हो रहा है वो भी कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो कैशलेस इकोनॉमी हो रही है वो भी जो 2016 में था वैसे ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुई है. सेफ्टी, बहुत सारी चीजें जब आप बैंक में सेव करके रखते हैं तो उसकी सेफ्टी का लेवल अलग है. आपका अकाउंट डिपॉजिट बैंक में है तो एक अलग तरीके की सेफ्टी. घर में आप 10 लाख रुपए रखें उसकी बजाय घर में आप 50,000 रखें और 9.5 लाख रुपए आप बैंक में जमा कराएं, यू विल फील मोर सेफ. इट विल बी अ सेफर इनिशिएटिव. Provides information to customers, government, enforcement agencies and law bodies. Obviously बैंक जो है कस्टमर्स के बारे में सरकार को, सरकार की नीतियों के बारे में कस्टमर्स को और क्या क्या नियम कायदे कानून उन्होंने फॉलो किए हैं उनको एनफोर्समेंट एजेंसीज और लॉ बॉडीज को बताते हैं. इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अथॉरिटी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके सरकार को इनको देती है और कस्टमर्स को देती है. तो इससे जो है अलग अलग तरीके के सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और लीगल डिसीजंस लिए जा सकते हैं जिससे इकोनॉमी को बहुत हेल्प होती है. तो ये बैंक की एक मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, एक बड़े लेवल पर ग्लोबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो मैंने आप लोगों को समझाया. ये क्लास पोर्शन रह गया है जिसके बाद हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुरू करेंगे. तो आज मेरे ख्याल से मैं समझता हूं इतना काफी है और हम लोग लोन्स प्रोवाइड करते वक्त क्या बैंक को गाइडलाइंस का इस ध्यान में रखना चाहिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू पॉन्डर व्हेन द बैंक इज ग्रांटिंग लोन्स, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी वांट्स टू आस्क?